टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन जो होता है एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब कि किसी चीज़ को ब्रेक डाउन हो के कोई प्रोसेस हो रही है तो उसे हम कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कि रेस्पिरेशन जो होता है इसको अगर एग्जैक्टली समझा जाए कि ये क्या है, मान लीजिए ये सेल है कोई और इस सेल को डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी है, तो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और वो एनर्जी जो होगी वो एनर्जी है एटीपी, जिसे हम लोग जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से। और यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होती है किसी भी सेल में एज ए एनर्जी सोर्स यूज होती है। अब होगा क्या कि ये कोई सेल है, ये सेल अपनी एनर्जी के लिए ग्लूकोज का यूज करेगी अपनी साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ग्लूकोज का जब यूज करेगी तो ग्लूकोज को ये ब्रेक डाउन करेगी और ब्रेक डाउन करने के बाद ये बनाएगी एटीपी और जो बची हुई चीज़ें रहेंगी उसको ये सेल अपने अंदर से आउट कर देगी। तो अगर देखा जाए तो सीधी सीधी बात यह है कि ग्लूकोज, द प्रोसेस बाय विच ए सेल टेक ग्लूकोज, ब्रेक ग्लूकोज एंड मेक एनर्जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या कह सकते हैं हम, इसे कह सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, अब ये रेस्पिरेशन जो होता है कई टाइप से होता है, मतलब कि हम इसे कई टाइप से कैटेगराइज करते हैं। अब उसको हम देखते हैं। एक तो अगर किसी सेल में, ऐसे हम समझते हैं पहले बेसिक चीज़ें, ये सेल है और इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका। अब अगर इसके अंदर ग्लूकोज एंट्री कर रहा है, ग्लूकोज जो होता है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जब सेल के अंदर एंट्री किया तो मतलब कहाँ पे एंट्री कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री किया और साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लूकोज तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होके ये 2 पायरुवेट बना लेता है। पायरुवेट मतलब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, और ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ तो इसे बोला गया पायरुवेट, और पायरुवेट ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये हो गया 2 पायरुवेट। अब ये पायरुवेट जो होता है ये अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सीधा इथेनॉल में। इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सेल से बाहर चला जाएगा और इस पूरी प्रोसेस को होने में रिलीज होगी 2 एटीपी, 2 एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो ये हो गया एक रेस्पिरेशन। मतलब आप इसको कह सकते हैं या देख रहे हैं कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री किया और वो ब्रेक डाउन हुआ, उससे एनर्जी रिलीज हुई और जो बचा हुआ था वो बाहर चला गया। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस वजह से इस टाइप के रेस्पिरेशन को, इस तरह का जो रेस्पिरेशन होगा उसे बोला जाएगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन। हम दूसरी बात करते हैं कि अगर ग्लूकोज एंट्री किया मान लो इस सेल में, और जैसे एंट्री करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। हमने पहले ही बताया कि ये 2 पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ हमने लिखा है। मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तो ये होता था कि पायरुवेट सीधा कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में और उसके बाद बाहर हो गया। लेकिन अगर इस सेल के पास प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्लास 9th में आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों पायरुवेट जो है ये सीधा एंट्री कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एंट्री कर जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगी O2, मतलब यहाँ पे यूज होगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के बाद
ये कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी प्लस में जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो रहेगा CO2। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है O2 का, तो ये वाला जो नीचे की तरफ रेस्पिरेशन हम शो कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दो टाइप का मेन जो रेस्पिरेशन होता है, ये दो टाइप से होगा और दोनों में बेसिकली निकल रही है एनर्जी ही। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है कि जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा उस रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रहा है, वहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होगी। मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेप में 2 ATP रिलीज हुई और उसके बाद फिर से एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब ग्लूकोज एंट्री करेगा तो फर्स्ट स्टेप में 2 ATP यहाँ रिलीज होगा, 2 ATP रिलीज हुआ और 2 ATP रिलीज होने के बाद जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से पायरुवेट एंट्री करता है तो ये फिर से रिलीज करता है 36 ATP। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज को टूटने से एरोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 ATP बन रही है, लेकिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को टूटने से, सॉरी अभी हम एरोबिक बोल दिए थे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज को टूटने से केवल 2 ATP बन रही है फर्स्ट स्टेप में और उसके बाद नहीं हो रहा है। दूसरी बात आती है कि अगर ग्लूकोज को हम देखें यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये ग्लूकोज एंट्री करेगा सीधा साइटोप्लाज्म में, तब 2 ATP बनी। उसके बाद जब माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करने के बाद 36 ATP बन रही है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप में 2 और सेकंड स्टेप में 36, मतलब टोटल ये 38 ATP बना रहा है एक ग्लूकोज से, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है केवल 2 ATP बना पाता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में। ठीक है, ये हो जाता है रेस्पिरेशन। एक और टाइप होता है रेस्पिरेशन का, उसको हम समझा देते हैं यहाँ पे। बेसिकली वो ऐसी सेल में होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि सपोज करो कि ये एक सेल है, ये सेल है और इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना एनर्जी बना रही है लेकिन इस सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में जब इसमें ग्लूकोज एंट्री करता है तो ग्लूकोज को क्या करेगी, अपने अंदर ब्रेक डाउन करेगी 2 पायरुवेट में, 2 पायरुवेट में ब्रेक डाउन किया और उसके बाद 2 ATP बनाया और इस पायरुवेट को कन्वर्ट किया इन दोनों को लैक्टिक एसिड में और उसके बाद उसको बाहर कर दिया। मतलब कि यहाँ पे रेस्पिरेशन जो हो रहा है एरोबिक हो सकता है, लेकिन ये रेस्पिरेशन जो हो रहा है ऑक्सीजन की कमी में हो रहा है। मतलब कि एनर्जी की ज़रूरत इसको ज़्यादा है लेकिन उस हिसाब से ऑक्सीजन इसको मिल नहीं पा रहा है। उस कंडीशन में ये जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करके बिना ऑक्सीजन के ही ये रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और लैक्टिक एसिड को ये आउट करेगी। इतना हो जाता है। ये जो रेस्पिरेशन होगा इसे बोला जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो रेस्पिरेशन होगा ये होगा आपकी मसल सेल में। ये हो गया यहाँ तक। अभी रेस्पिरेशन को 3 टाइप से बताया और तीनों टाइप को हम देख लेते हैं ऐसे कि सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज जो है ये एंट्री कर रहा है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में एंट्री करने के बाद एक प्रोसेस हो रही है ग्लाइकोलाइसिस। मतलब साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, इस ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जो होती है तो इसमें निकलता है 2 पायरुवेट निकलेगा और 2 पायरुवेट के साथ में यहाँ पे रिलीज होगी 2 ATP, सॉरी
टू ATP। अब उसके बाद अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उस कंडीशन में ये दोनों पायरुवेट क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज करेगा, होगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ऑक्सीजन का यूज करके ये बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस में ATP, ये तीन चीजें। तो इस रेस्पिरेशन में आप देख रहे हो इसको कंप्लीट होने में यूज हो रहा है ऑक्सीजन का, इस वजह से इस रेस्पिरेशन को हम लोग नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एक हो गया। दूसरे पे आते हैं हम कि दूसरे में भी ये प्रोसेस कॉमन है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है ये साइटोप्लाज्म में एंट्री किया, सेम वही प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस हुई और ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट बना और प्लस में 2 ATP बना। अब ये पायरुवेट, अब यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो सकती क्योंकि ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होगा ना तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये पायरुवेट जो है ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, इथेनॉल प्लस CO2 और प्लस में ATP, ये हो गया। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद पायरुवेट दूसरे स्टेप में कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में, और ये जो होता है ये ईस्ट सेल में होता है, ईस्ट सेल में होगा। और ये जो रेस्पिरेशन होगा ये कैसा होगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ पे हो रहा है, ईस्ट के अंदर। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे एब्सेंट है। तीसरा स्टेप आता है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज सेम वही प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में एंट्री किया, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुई और उसके बाद 2 पायरुवेट बना और 2 ATP बनी। और ये जो हो रहा है ये मसल सेल में हो रहा है, मसल सेल में हुआ, और यहाँ भी ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस ATP। याद रखना इथेनॉल जो होगा ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, लैक्टिक एसिड जो होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, पायरुवेट जो होगा ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। ये सारी बातें याद रहना चाहिए। ग्लूकोज जो होगा ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल होगा। ये 3 टाइप का रेस्पिरेशन है। हाँ, यहाँ पे एक चीज कॉमन है, आप अगर देखिएगा कि सब में ये वाली प्रोसेस जो है ये कॉमन है, तो इसको तो केवल इतना ही याद करना है। उसके बाद सबका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आप जब लिखने लगोगे उसके बाद आगे का स्टेप जो है चेंज हो जाता है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक हो, चाहे लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो, तीनों टाइप का रेस्पिरेशन जो होगा तीनों में कॉमन जो होगा ग्लाइकोलाइसिस तीनों में होगी, और ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये इतना हो जाता है रेस्पिरेशन का डिफरेंट टाइप जो होता है।